अब जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली, आइडेंटिटी भी हमने पढ़ लिया और उसके कुछ बेसिक्स भी जान लिए। अब हमको जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आखिर क्यों है, मतलब कहाँ यूज़ है और क्यों इसका यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो एक हम छोटा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का और भी बहुत सारे यूज़ हैं और जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका एक प्रैक्टिकल होता है, बीएससी में किया जाता है, जिसको सेक्सटेंट कहा जाता है। ठीक है, वो एक तरीके का उपकरण होता है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वही काम करते हैं जो काम हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में क्या जानेंगे, हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन ये है जिसको हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी प्रैक्टिकल में भी वो प्रैक्टिकली आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है, वहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है हाइट एंड डिस्टेंस ही। बट ये होगा कि आप क्या है, यहाँ पे क्या हम एक फिगर बना के एक सपोजिशन करके और निकाल देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, वहाँ पे क्या है, जैसे एक पेड़ होगी उसकी हाइट आपको निकालनी होगी, तो उस पेड़ की लेंथ भी आपको नहीं दी होगी। तो अभी यहाँ जो होगा कुछ डेटा आपको गिवन होगा, जिससे आप हाइट या डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ जब प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या करते हैं, उसके लेंथ को मेज़र करते हैं और वो ट्रिग्नोमेट्री के इसी मेथड से हम यूज़ करते हैं। तो वो तो खैर बीएससी में वो प्रैक्टिकल हम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम जानें कि दरअसल क्या बात आखिर इसमें की गई है। हाइट और डिस्टेंस को, इस चैप्टर को हाइट और डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, अब वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमको ये बात पता है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है अभी यहीं तक की, क्लास 10 तक की, वो किस में लगती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, और किसी एक एंगल को स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके ठीक अपोजिट साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और बाकी का रेस्ट साइड, जो भी आपका रेस्ट साइड होगा वो आपका बेस हो जाता है। तो इसको मान लीजिए ऐसे बेस करेंगे। ठीक है, स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम कैपिटल बी ले चुके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। बट अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे हम ये देखेंगे कि कैसे ये हाइट और डिस्टेंस को कवर करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होता है, आप उस चीज़ को ऐसे समझिए कि एग्जांपल के थ्रू समझिए कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि एक ट्री है, ठीक है, ये आपको एक ट्री दी गई, ठीक, और आप सपोज कर लीजिए कि आपकी आइज़ जो है वो यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी आइज़ और ये ट्री, ये आपकी मान लीजिए कुछ हाइट होगी, ठीक है, ये ट्री पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्री होगा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं कि आप इसके टॉप को आप देखते हैं। तो जब टॉप को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने पलकों को आप ऊपर उठाते हैं, यानी ऊपर की तरफ आप देखते हैं। ठीक, तो जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक क्या होता है, जब हम ये देखते हैं तो ऊपर ये हमारी जो आइज़ है, आइज़ का ऊपर वाला जो ये हिस्सा कह लीजिए, या फिर बिल्कुल लेंस आप समझ लीजिए, लेंस को आप अगर सपोज करें तो ये लेंस और इसका जो टॉप का हिस्सा है वो, ये दोनों ही क्या है, ये अगर दोनों लाइनों को ज्वाइन किया जाए तो ये एक तरीके का इंक्लिनेशन देते हैं। इंक्लिनेशन का मतलब एक तरीके का आपको झुकाव देंगे। ठीक है, वो झुकाव ऊपर की तरफ होगा, जो झुकाव होगा वो कैसे होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, इंक्लिनेशन। तो ये जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको इंक्लाइन दिखेगा। वो कैसे हम मेजर करेंगे, इसकी एक अगर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे तो हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना इसका इंक्लाइनेशन है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इंक्लाइंड एंगल कहा जाता है। ठीक है, या इंक्लिनेशन एंगल भी इसको कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, यानी कि नयन को ऊपर की तरफ उठा के देखने वाली, देखने के बाद जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है उन्नयन। ठीक है, अच्छा, आपने आंखें उठाई तो क्या आप देखना चाह रहे थे, इसकी लेंथ को मेजर करना चाह रहे थे, या फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे देख,
देखिए यानी आपने अपने आंखों को ऊपर की तरफ उठाया, यानी कि एंगल नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होके बन रहा था। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम क्या चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, हाइट। यानी हमारी जो आँखें हैं या फिर जो हमारे आँखें देखना चाह रही, तो वो क्या देखना चाह रही है, हाइट को देखना चाह रही है। आप इसके लिए किसी बिल्डिंग्स को देखें या फिर उड़ते हुए पंछी को देखें या फिर काइट को आप देखें कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो वो जितनी भी चीज़ें, या फिर किसी जहाज़ को उड़ते हुए आप जहाज़ को देखें, तो वो सब क्या आपको दिखता है, हाइट दिखाता है। और उसके लिए आपके आँखों को क्या करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और इसको ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो मतलब ये बात फिक्स हो गई कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके क्वेश्चन में दिया गया तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं हाइट को मेज़र कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है तो हाइट को वो मेज़र कर रहा है। बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दूसरा, ये आपका फर्स्ट एस्पेक्ट था। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, देखिए जरा, सेकेंड एस्पेक्टेशन। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग ऐसे कई स्टोरीज की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे क्या है, एक यहाँ रेलिंग लगी हुई है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। और ये आदमी खड़ा है और इसको देखने की कोशिश कर रहा है। क्या देखने की कोशिश कर रहा है, सपोज दैट कि यहाँ एक कोई कार है, वो आ रही है, ठीक है। ऐसे एक कार है, वो आ रही है या फिर कार जा रही है, तो इस कार को वो देखने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये एक बात फिक्स है कि ये वाला जो ये सरफेस होगा, ये और इसका जो कार का सरफेस होगा, ये दोनों एक जैसे, मतलब दोनों का लेवल एक होगा, तभी ये अप्लाई कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक गहराई में है और आप चले गए उसमें, तो उस गहराई का जो बॉटम लेवल होगा, वो बॉटम लेवल दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये एकदम ऊपर चलेगा और यहाँ से हम मेज़र करेंगे, नहीं, दोनों का बॉटम लेवल सेम होना चाहिए। यानी अर्थ पे ये भी है और अर्थ पे ये भी है, ठीक है। सेम प्लेन में ये एग्जिस्ट करेंगे, तभी हम ये बात को कहेंगे, चाहे इसके लिए बात करें या फिर इसके लिए बात करें, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ आदमी खड़ा है, ये बिल्डिंग है, ये कार है। अब सपोज कर लीजिए कि कार या तो आ रही है या फिर कार इससे दूर जा रही है, लेकिन यहाँ हम केस ये देख रहे हैं कि कार यहाँ से यहाँ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें इम्प्लीमेंटेशन है कि कार जो है वो यहाँ से यहाँ आ रही है। तो जब आ रही है तो क्या होगी, ज़रा देखिए, ये इस कार को देखेगा कि यहाँ से कार यहाँ आ रही है, यहाँ पे है कार, और कुछ टाइम के बाद जो है वो कार की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ये जो है कार की पोजीशन आपकी यहाँ हो जाती है इस तरह से, या फिर इसमें समझिए चिपक जाती है। तो अब वो यहाँ थी और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ आ गई। तो मतलब वो कि ये यहाँ से यहाँ जो भी आया, ये जो चीज़ें ट्रैवल की, वो क्या थी, डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको क्या दिखेगा, जब भी आप लेटरल सरफेस पे कोई भी लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात तो डिस्टेंस हो गई। क्या आँखों को झुकाया, तो जब आँखें झुकती हैं और वो फिर वेरिएशन आपको दिखता है, तब हम वहाँ पे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब आँखों को उठाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिखाता है, हाइट को मेज़र करता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिखाता है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। बात समझ में आ गई। और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग की हाइट से हम नीचे बॉटम लेवल को किसी पेन को देख रहे हैं, किसी पॉइंट को देख रहे हैं, किसी रोड पे खड़े किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अब वो मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बात अलग है। तो जब भी हम किसी हाइट से किसी नीचे वाले चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया दोनों में डिफरेंस।
एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट को, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिस्टेंस को। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या कहा गया, हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से कहा गया, हाइट एंड डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? कोई इसमें डाउट नहीं। एंगल कभी नेगेटिव में नहीं होगा और डिस्टेंस कभी पॉजिटिव में, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें आपको पॉजिटिव में ही मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो हमारे पास वैल्यू है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या करते हैं, किसी एक में चेंज कर लेंगे। या तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को भी एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लीजिए, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन को एंगल ऑफ डिप्रेशन में चेंज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारे पास सबसे इजी टेक्निक क्या होती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में ही डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में ही चेंज करें। वो हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह की टेक्निक को यूज़ करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो सकता है। ठीक ठीक, तो यहाँ क्या देखना है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो आपका लेवल होगा तो ये अर्थ वाला तो ये होगा, अब इसके ठीक पैरेलल एक लाइन जब यहाँ से जाएगी तो ये आपका हॉरिजेंटल लाइन होगा। और एंगल यानी अगर आप सीधा देखते तो ये होता, लेकिन आपने अपने आँखों को कितना टर्न किया, इतना टर्न किया इस कार को देखने के लिए, तो ये आपने आँखों को उतना झुकाया, तो इस वजह से ये आपका एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और बाद में चल के इसको एंगल ऑफ एलिवेशन में हम चेंज करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हम देखेंगे। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके पास सिर्फ आपके पास क्या होंगे, ट्रायंगल, एक ही टाइप का ट्रायंगल होगा। एक ही टाइप का ट्रायंगल का मतलब ये कि वो आपका कैसा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको शो करेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको गिवन डेटा के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाइट आपको निकालनी है कि क्या निकालनी है, कैसे निकालनी है। अगर वो डेटा गिवन है उसी हिसाब से, सपोज कर लीजिए कि हाइट हाइपोटेनियस आपको दिया गया है और हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो हाइट मीन्स दैट क्या, परपेंडिकुलर। हाइट मीन्स दैट परपेंडिकुलर। सपोज कर लीजिए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाएगा तो आपको हाइट पूछी जाएगी। तो अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो इसका मतलब ये है कि हाइट पूछने का मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है, और दिया क्या हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि इन सभी इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा। ऐसे एग्जांपल के लिए कि एक पतंग है जो उड़ रही है यहाँ पे, और इस पतंग की जो डोर है, यानी कि इस डोर की लंबाई है 20 मीटर, तो अर्थ से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है आपको मान लीजिए ये निकालना है। तो उसके केस में आपके पास गिवन डेटा क्या है, ये डेटा गिवन होगा, या कहा जाएगा कि ये मान के चलें कि बिल्कुल टाइटेंड है, मतलब बिल्कुल तना हुआ है, तब तना हुआ है तब आपको निकालना है। तो अब क्या, हाइपोटेनियस दिया हुआ और आपको यहाँ से हाइट पूछना है, तो मतलब ये है कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में किसका रेशियो है, कौन रेशियो बताता है, साइन बताता है। तो आप साइन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, सपोज दैट ये कह दिया है कि कोई कार है, वो यहाँ से यहाँ आ रही है, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक की कार आ रही है, लेकिन कार का नहीं, मान लीजिए यही पूछ, जैसे सीढ़ी पूछ, ये कह रहे कि एक कोई लैडर, ठीक है, यहाँ पे लैडर की बात कर दीजिए कि एक लैडर है जो दीवार से लगी हुई है, ये लैडर सीढ़ी आपकी है, एक दीवार से लगी हुई है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, और ये दीवार से कितनी दूर पे इसका जो ये लेग है वो कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर, ये पूछ सकता है। अगर इसका मान लीजिए दे दिएगा कि 20 मीटर, अगर 20 कह रहा है, मान लीजिए 120 सेंटीमीटर इसका लेंथ मान लीजिएगा एक सीढ़ी, ठीक है, तो पूछा जाएगा ये वाला। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे कि यहाँ पे क्या दिया, हाइपोटेनियस दिया है और ये आपका बेस दिया है, ठीक है, स्मॉल बी कर दीजिए। तो हाइपोटेनियस और बेस में कौन रिलेशन बताता है, बताइए, तो कॉस बताता है, तो आप यहाँ से कॉस का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। और
जब आपको मान लीजिए ये दे दिया, क्या दिया कि यहाँ से यहाँ एक कोई डिस्टेंस दी गई है और आपको हाइट आपको निकालनी है, तो मतलब ये कि बेस और परपेंडिकुलर में आपको रिलेशन कौन दिखाएगा, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होगा तब। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन दिखाता है, तो वो कौन दिखाता है, tan थीटा। तो वो h अपॉन थ्री, यानी कि यहाँ h अपॉन थ्री या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, ये रेशियो कब यूज़ करना है, ये हमारा गिवन डेटा ही हमको दिखाता है। यही बात हमको इसमें पहचाननी है। सबसे टफ काम ये है कि हमको पहचानना है कि कौन सा रेशियो अप्लाई करना है, और उससे टफ काम क्या होता है, फिगर को बनाना। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर बना लिए तो समझिए 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व। फिगर आपने बनाया, सॉल्व 50%, बाकी 50% आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशियो अप्लाई होगा। तो वो आप देखेंगे क्या, वो आप जब देखते हैं तो क्या आपको देखने को मिलता है कि हमको डेटा के हिसाब से कौन सा रेशियो हमको निकालना है। अगर हाइट हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर में है तो साइन, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में है तो कॉस, और परपेंडिकुलर और बेस में है तो टैन। मोस्टली यही यूज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेशियो कौन सा है, tan थीटा। मोस्टली आपको हर मतलब 90% में 100% में 90% क्वेश्चन आपको tan थीटा से ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी के 10% क्वेश्चन जो होंगे उसमें कहीं साइन और कहीं कॉस का यूज होगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितने टाइप के दिए जाएंगे, कौन कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिए जाएंगे। तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मोस्टली वही दिए जाएंगे जो आपने टेबल में पढ़ा है। ठीक है, क्या नहीं दिया जाएगा, 0 और 90 कभी आपको नहीं दिया जाएगा। तो बाकी बचे हमारे पास क्या, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे दिया जाएगा। मैं एक अलग से ये बताता हूँ कि कैसे आप उस पर सोचेंगे और कैसे आपकी थिंकिंग होगी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे थिंकिंग होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिक क्या है, कि आप ट्रिक की बिना आप सिर्फ फिगर बनाए, बिना सॉल्व किए आप सबका लेंथ जान जाएंगे, हाइट जान जाएंगे और डिस्टेंस भी आप जान जाएंगे बिना पेन उठाए। ये काम तब होता है जब आप हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है वहाँ फाइंड आउट करने के लिए फ्यू सेकंड्स में आप जान जाएंगे। 10 से 20 सेकंड में आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं एक छोटा सा कैलकुलेशन देते। या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ विदिन 30 सेकेंड, विदिन 20 सेकेंड, 10 सेकेंड में आप उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी और कैट, मैट, जेट में ज़्यादातर लोग इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो ये ट्रिक आप इसको मतलब वो लोग ज़्यादा, उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा ये ट्रिक कि वो कैसे हम कर, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमने क्या किया, एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि हमारे पास जब 3 टाइप्स के ही एंगल आपको मिल रहे हैं 45 और ये 60, तो इन दोनों के बेसिस यानी इन तीनों के बेसिस पे हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 2 ही टाइप के एंगल फॉर्म हो सकते हैं। एक आपको ये एंगल फॉर्म होगा और ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। और वो कौन सा, एक ट्रायंगल ये फॉर्म होगा और ये होगा। क्यों मैंने 2 ही कहा, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि अगर 55 ये हो और 55 ये होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी तो एक तरीके का ट्रायंगल ये बने जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम इसमें कहेंगे। ठीक है, भाई 45 यहाँ आएगा तो ऑब्वियस बात है 45 यहाँ आना है, 90 मिलकर 180। और अगर दूसरे के केस में क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 डिग्री है तो बाकी ये बचा हुआ 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका 90 तो ऑलरेडी। तो 2 ही टाइप के बनेंगे, बस इसी में आपको डेटा का फ्लो समझना है, इसी में आपको डेटा का फ्लो समझना है। अब डेटा का फ्लो समझने का मतलब ये है कि अगर कोई से भी वैल्यू ली जाएगी 10, 45, तो आपको इसका बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम चूँकि इसको किस पे देखेंगे, tan थीटा। ठीक है, हमारा सारा फोकस क्या होगा, tan। मोस्टली क्वेश्चन tan पे ही सॉल्व होते हैं।
ठीक है, tan से ही हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अगर tan 45 लेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और 1 1 अगर मिल जाएगी तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर मिलकर 2, और ये इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और आपका बेस और हाइपोटेन्यूज ये तीनों किस रेशियो में है, 1 रेशियो 1 और रेशियो। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये कह दिया कि एक ऐसा मतलब एक कोई व्यक्ति है, वो पेड़ को देख रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है, और मतलब 45 डिग्री, और पेड़ से उसके जहाँ वो खड़ा है उसकी दूरी जो है वो मान लीजिए 10 मीटर। तो कहा जाए कि पेड़ की हाइट आप निकालिए। तो आप इस ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, कह दिया गया कि ये पेड़ है, पेड़ से इसकी दूरी है वो दी गई है, और कह रहा है कि वो 10 मीटर है। तो अब आप रेशियो का यूज़ कैसे करेंगे, ये कहेंगे कि एक यूनिट जो है वो 10 के बराबर है, क्योंकि हाइट भी एक ही यूनिट पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। समझ में आ रही है बात। 45 से अगर हाइट ये आपको दे दिया, पूछे कि यहाँ से पेड़ से व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा है, तो एक यूनिट 10 के बराबर है, तो ये भी एक यूनिट है, तो यानी 10 हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए अगर ये पूछा जाए कि इसके टॉप से और वो जहाँ से देख रहा है उसके बीच का लेंथ कितना है, तो आप देख रहे हैं कि ये √2 यूनिट है, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो √2 यूनिट क्या हो जाएगा, 10√2। भाई 1 यूनिट 10 मीटर के बराबर है, तो √2 यूनिट क्या होगा, उसी का गुणा कर देंगे ना। भाई एक पेन का दाम 10 रुपये है, तो 5 पेन का गुणा करते हैं ना। तो वैसे ही एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 मीटर है, तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर। तो क्या इसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं, कोई टाइम थीटा लगा, कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है। इस पर प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, लेकिन अभी आप बस इसको समझिए। देखिए जब 60 और 30 की बात होती है तो कहा जाता है कि 60 के ठीक सामने वाला जो साइड होगा उसका रेशियो आपका √3 होगा, और 30 के सामने वाले का जो साइड का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, और इन दोनों का अगर स्क्वायर करके ऐड करके फिर रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो मतलब कि इसके फिगर में अगर आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज देखें, तो मैं इसको अगर परपेंडिकुलर मानता हूँ तो ये √3 हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आवाज़ कम है ना। तो √3, 1 और 2 ये रेशियो आपको आएगा। यहाँ से भी सेम वही बात है। अगर कह दें कि ये यहाँ से इसकी लेंथ आपकी 10 मीटर है, तो इसकी हाइट क्या होगी, तो 10√3, और ये कितना हो जाएगा, 20। नहीं हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल है ये, बिना पेन उठाए ही जानेंगे। लेकिन जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए अलग अलग नहीं दिए गए, दोनों को मर्ज करके दिया गया। तो जब मर्ज करके हम एक क्वेश्चन को करेंगे, फिर उस पर ये जो ट्रिक है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। कोई सा भी डेटा आप फिट करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। 1 यूनिट का बस आपको वैल्यू निकालना है। मान लीजिए 1 यूनिट 10 दिया है, तो इसकी वैल्यू 10√3 आपको मिल गई। मान लीजिए किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए कह रहे हैं, मान लीजिए ये इसकी वैल्यू 20 मीटर दे दी गई, ये वाली, तब क्या होगा, तो हम करेंगे, देखते हैं। 20 मीटर जो है वो क्या है, √3 यूनिट जो है वो 20 मीटर के इक्वल है, तो 1 यूनिट क्या कर लेंगे, 20/√3 कर लेंगे, तो 1 यूनिट ये आ जाएगा। और आप जानते हैं कि रूट्स का नियम होता है कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो 20/3√3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है, या फिर आप आंसर नहीं कर दीजिए। अगर सेकेंड यूनिट निकालनी है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 2 यूनिट का इसमें कर दीजिए, आपको तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही है ट्रिक। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिक है, और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये बात आप समझ लीजिए।
ठीक है, समझ में आ रही है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, और वो हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, क्योंकि ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को करना ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत इजी भी है, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन वेरिएबल्स में ही क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे आपके बुक का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड एंगल पे ही होगा, और बहुत ईजी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आइए हम पहले इसका देख लेते हैं। कहेगा कि एक आपके पास मान लीजिए कोई टावर है, वो कहेगा उसकी हाइट आपको निकालनी है। ये सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास टावर है और इसकी हाइट आपको निकालनी है। अब कहेगा ये कि अगर एक कोई आदमी है, वो क्या करता है, इस टावर को यहाँ से टावर के टॉप को यहाँ से देखता है, तो एक एंगल जनरेट हो रही है, और वो कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है, वो थीटा है। फिर उसके बाद से वो क्या होता है, कुछ दूर वो चलता है। सपोज कर लीजिए कि 1 मीटर वो ट्रैवल करके एक पॉइंट है जिसमें सी पे वो पहुँचता है, और फिर उसके बाद से इसके टॉप को यानी टावर के टॉप को देखता है, तो आपको पता चलता है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो पहले वाला, ये जो एंगल था उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ अब क्या होगा, टावर के फुट से और ये जो व्यक्ति जहाँ शुरू से देख रहा है उसकी डिस्टेंस आपको क्या होगी, गिवन है, और वो सपोज कितना है कि वो ए डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो खैर इसका जब भी 2 ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल दिख रहा है कि 3 ट्रायंगल दिख रहा है, 3 दिख रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे, हम तीसरे वाले ट्रायंगल के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम ऐसे 2 ट्रायंगल की बात की जाएगी जिसमें राइट एंगल आना चाहिए। मीन्स दैट क्या, यहाँ अगर देखिए तो एक ट्रायंगल ये है, और आपका एक ट्रायंगल ये है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं है, तो हमको छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सिर्फ मतलब क्या है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, यानी मीन्स दैट कि ABD और ABC, इन्हीं दोनों ट्रायंगल से मतलब है, और हमारा काम भी वही करेंगे। आप चाहे तो कोटेशन में आप जो कुछ गिवन है आप उसको यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। मैं सीधे डायरेक्ट क्या करूँगा, ट्रायंगल में मैं लूँगा tan थीटा, और इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ABD, देखिए ABD में हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। अब हमारा यही जानना है कि इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो tan थीटा आपको पता है कि क्या होगा, AB अपॉन BD हो जाएगा। AB कितना है, H है, और BD कितना है, B। भाई BD तो आपका B है ना, ये स्मॉल डिस्टेंस आपको, तो हमने क्या लिख लिया, H अपॉन BD। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से आप कुछ कर पाएंगे, यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, हमको हाइट अगर कैलकुलेट करनी है, हाइट अगर हमको कैलकुलेट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ देखें तो क्या लिख सकते हैं, B ऑफ tan थीटा, ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू यही लिख सकते हैं, बाकी तो कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ आइए, अब हम इस ट्रायंगल में, ये हमारा हो गया। अब वैसे यहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। फिर सेकंड में आप क्या निकालेंगे, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए tan 90 माइनस थीटा आपको लेना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC होगा ना। तो AB की वैल्यू तो आपको पता है H है, BC की वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या हो जाएगा, B जैसे A को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, B माइनस A। ठीक है, यहाँ से B माइनस A हो जाएगा, तो फिर वही बात होगी, यहाँ H अपॉन B माइनस A आप लिख लेंगे। ठीक है, और सेम यहाँ चीज़ अब देखिए, अब ये वाली बात जैसे इसको यहाँ
जैसे इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किए हैं वैसे हम इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे बताओ? कॉट। तो क्या हो जाएगा h अपॉन बी माइनस ए। और यहाँ से अगर आपको h की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करके देखिए तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू बी माइनस ए। नहीं होगा? होगा। आपको h निकालना ही है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है। आप दोनों से इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी। बात समझ आ रही है? b की वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखिए, अब आप यहाँ से tan थीटा को चाहें तो यहाँ से tan थीटा को कन्वर्ट करके cot थीटा रख के यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो हमारा अप्रोच यही होगा कि जो tan थीटा है उसको हम इसके हिसाब से क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये इसको हम इधर भेजें तो 1/10 होगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो फ्रॉम वन से हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू b/h लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ये आएगा तो 1/10 होगा और ये इधर जाएगा तो b/h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने क्या लिखा, cot थीटा इज इक्वल टू b/h। इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ cot थीटा रिमूव हो जाएगा तो हमारा a और b में आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि यही आना चाहिए इसका फाइनल आंसर। तो वही चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 2 है तो 2 में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। cot थीटा इज इक्वल टू b/h को हम क्या करेंगे, 2 को पुट करेंगे। तो पुट करके देखिए जरा क्या आपको मिलेगा, b/h और ये हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो b स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो फिर हम यहाँ से h की वैल्यू क्या निकालेंगे, h इज इक्वल टू √b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आपका एक तरीके का फॉर्मूला जनरेट हो गया जब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा तब। अब जैसे क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में आपको दे रखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इस तरह के मिलेंगे। जैसे कि कहेगा कि एक टावर है, उसकी आपको हाइट निकालनी है। यहाँ से अगर आदमी इसके टॉप को देखता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। थोड़ी दूर पे जब आगे आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर पे मान लीजिए कि 40 मीटर, वो क्या करता है, आगे आता है और फिर उसके बाद से एंगल ऑफ एलिवेशन को देखता है तो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू दी गई होगी तो उसके हिसाब से आप a की वैल्यू, b की वैल्यू, अगर मान लीजिए ये भी दे रखा, अगर कह दिए कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 60 है तो इसमें से 60 में से 40 को माइनस कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। और ये आप जब निकाल लेंगे या फिर सीधे डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो डेटा था जो दिया हुआ था। अब दूसरा डेटा अगर मान लीजिए ऐसे कहते हैं कि इसी से ये जो पोल है उससे ही लेंथ ली जाएगी, किसकी, इसकी। अगर मान लीजिए ये ए कहते हैं और इसी से दूसरे वाले पॉइंट की लेंथ आपको बी दे दी जाए और केस सेम वही होगा। यहाँ से देखता है तो थीटा है और कुछ दूर यहाँ पे कुछ दूर आके पॉइंट सी है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा देता है। लेकिन अब आपको डेटा क्या है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। वो दोनों डिस्टेंस, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इस पिलर से ही होगा या टावर से ही होगा। तो पूछा जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही टेक्निक अपनाएंगे। आपको पता है कि दो ट्रायंगल लेना है, एक ABC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ABD। तो ABC में ज़रा देखिए क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, पहले वाले ट्रायंगल ये वाला लेंगे तो इसमें tan 90 माइनस थीटा लेंगे क्योंकि थीटा हमारा 90 माइनस, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, H अपॉन A, H अपॉन A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये H है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन A लिख सकते हैं। और चूंकि मान लीजिए अगर हम यही tan थीटा निकाल लें तो कॉट इसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे
tan थीटा क्या हो जाएगा A/H हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट में ठीक है। अब सेकंड वाले में आएंगे ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD उसमें क्या होगा, उसमें भी आप लेंगे tan थीटा। ABD का मतलब ये बड़ा होगा, इसमें ABD करेंगे ABD। तो यहाँ D वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ tan थीटा ले लीजिए। फिर वही बात होगी कि AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज दैट BD। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है H, और देखिए यहाँ पे बेस BD की वैल्यू भी दे दी गई है, वो है आपकी B। तो देखिए tan थीटा ये भी और tan थीटा ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। tan थीटा ये भी, tan थीटा ये भी। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी एक और दो से हम क्या करेंगे, इसी को इवेलुएट करेंगे। तो tan थीटा ये भी, tan थीटा ये भी, तो A/H इज इक्वल टू H/B। और यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, H² इज इक्वल टू AB और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ AB। ठीक है, ये अब जो यूनिट दी गई होगी, अगर यहाँ मीटर होगा तो इसका आंसर मीटर में आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आएगा, जो भी होगा आपका आंसर उसी में आएगा, इसका यूनिट होगा जरूर। ठीक है, यूनिट में 1 मार्क्स है, नहीं लिखेंगे 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपने यूनिट नहीं लिखा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, यूनिट का इतना